हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास एकदम लाइव हो चुकी है आप लोगों के सामने। और पिछले 2 दिनों से किसी ना किसी समस्या की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन आज हमने किया कि आज सैटरडे बेशक है, वैसे आपकी आज छुट्टी रहती है, आज आपको पढ़ाना ही है। तो हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है दोस्त। नंबर सिस्टम में एपी, जीपी, एचपी और सीरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने लास्ट क्लास में समझाया था, जिसमें बहुत डिटेल में विद एग्जांपल चीजें बताई थी। मैंने आपको प्राइम नंबर एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बाद ट्विन प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमने आपको समझाई थी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आज जो हमको समझना है मेरे प्यारे भाई, वो समझना है कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर को ही 2 इसमें बांटा गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है भाई। कंपोजिट नंबर्स हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्त हिंदी में हम लोग इसको? भाज्य संख्याएं। चलिए जवाब दीजिए जी, इस बात का क्या आंसर है? भाज्य संख्याएं। तो मतलब वो नंबर्स जो प्राइम नंबर ना हो, वो नंबर्स जो प्राइम ना हो, प्राइम के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर बचे वो सब कंपोजिट है। वो नंबर्स जिनके एटलीस्ट, जिनके कम से कम 3 फैक्टर जरूर हों, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। वो नंबर जो कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित होती हो, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जबकि प्राइम नंबर के साथ समस्या ये है कि प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 ही नंबर से डिवाइड होंगे, एक तो 1 और दूसरा खुद से। जबकि कंपोजिट नंबर्स तभी होगा जब वो कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित होता हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, सबसे छोटा जो नंबर होता है नेचुरल में, वो 1 होता है। 1 का केवल मेरे दोस्तों एक ही फैक्टर होता है, खुद 1। तो 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 1 के बाद आता है मेरे दोस्तों 2। 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। जबकि कंपोजिट नंबर बनने के लिए 3 फैक्टर होना चाहिए, तो 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम है। उसके बाद 3 भी मेरे दोस्तों 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। तो 3 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 3 के बाद अगला नंबर आता है मेरे दोस्तों 4। 4 मेरे प्यारे भाई, 4 के कितने फैक्टर है? 4 1 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 4 से कटता है। तो 4 के 3 फैक्टर हुए। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आपका जवाब होगा तुरंत छूटते ही 4। क्लियर है? 4 के बाद प्यारे भाई अगला नंबर आता है 5। 5 तो केवल 1 से डिवाइड होता है, 5 से। आप अपने नोट्स को देखते रहिएगा, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आप दिक्कत होगी। 5 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन 5 के बाद अगला नंबर आता है मेरे दोस्तों 6। 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो 6 के तो 4 4 फैक्टर हैं। जबकि कंपोजिट नंबर्स के लिए आपको मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। 6 के तो 4 फैक्टर है, तो 6 भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। 6 के बाद अगला 7 प्राइम है। 7 के बाद मेरे दोस्तों 8 आने वाला है। ये जो है 8 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से। तो मेरे प्यारे भाई 4 4 फैक्टर है 8 के, तो कंपोजिट नंबर है। 8 के बाद मेरे प्यारे भाई आपके सामने अगला नंबर आएगा 9। 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है। तो 9 के 3 फैक्टर हैं, इसलिए 9 एक कंपोजिट नंबर है। 9 के बाद 10 भी काफी सारों से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। तो 10 भी कंपोजिट नंबर है। प्रियंका डाउट के लिए भैया पूछो डाउट। आप पिछली थ्योरी पढ़ के आया करो, और कृपया जो आपने पिछली क्लास में नोट्स बनाए उनको खोल के रखो। क्लियर है? 10 के बाद मेरे दोस्तों अगला नंबर 11 है, जो कि प्राइम है। लेकिन 11 के बाद 12 मेरे दोस्तों नंबर आएगा, जो आपका कंपोजिट होगा।
कि 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, बहुत सारे नंबर से कटेगा। 12 के बाद अगला 13 प्राइम है लेकिन 14 कंपोजिट है। अच्छा मुझे बताओ 15 कंपोजिट है कि नहीं है? क्या 15 एक कंपोजिट नंबर है? आप बोलोगे सर 15 1 से कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 खुद 15 से भी कटता है। तो 15 के तो 4 अलग अलग फैक्टर हैं। हाँ जी, 15 जो है कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरीके से ऐसी कोई भी संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। अगर एग्जाम में सवाल आता है, खासकर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, तो आप लपक के जवाब देंगे कूद के 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए मेरे दोस्तों, 4। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है। लेकिन 4 इवन नंबर है, 4 के बाद 6 भी इवन है, 6 के बाद 8 भी इवन है। अगर आप 9 को ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमको समझ में आई है, क्लियर है। एग्जाम में पूछा होता कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब होता सर जी 9। 9 लीस्ट कंपोजिट ऑड नंबर है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में आती हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताया था। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बोला था मेरे दोस्तों, अभाज्य संख्या है ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक और दूसरा खुद। जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी से ना कटते, हम उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर से, क्योंकि ये एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटते। आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि ये सभी प्राइम नंबर्स ऑड है। सभी प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आगे जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे सब ऑड होंगे, इसको छोड़ के। केवल 2 ही अकेला ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों जो इवन भी है और प्राइम भी है। बात समझ में आई? सवाल में आपसे पूछा जाता है कि वह अकेली ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी प्राइम है, इवन होने के बावजूद भी प्राइम है, तो आपका जवाब होगा सर जी 2। क्लियर है। तो आपने एक बात समझी, हां ये बहुत अच्छी बात है जो 1 के बारे में आप पूछ रहे हैं कि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी है, एक और खुद, जबकि कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। जबकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। तो 1 ना तो प्राइम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना कंपोजिट की डेफिनेशन में, ना कंपोजिट नंबर की परिभाषा में आ रहा है। यानी कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। बहुत अच्छी बात है ये। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। राजीव कह रहे हैं 0 क्या होगा? राजीव, जब 0 का डिस्कशन ही नहीं हो रहा, हम ये नेचुरल नंबर को बांटा है प्राइम और कंपोजिट में। भाई कैसे बच्चे हो आप लोग? आप लोगों ने पिछली जो क्लास में जो थ्योरी मैंने लिखवाई तो उसका आपने चूरन बना लिया क्या? पुड़िया बना दिया आपने? क्या किया? उस स्लाइड कहां यार? ये है क्या? और हिटा दी क्या वो? हाँ ये देखिए, नेचुरल नंबर को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, एक तो इवन नंबर में और दूसरा ऑड नंबर में। क्लियर है?
इवन नंबर्स में और ऑड नंबर में। दूसरी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे अमरजीत भाई चुपचाप पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? रिकॉर्डेड लग रहा है अमरजीत को। भैया रिकॉर्डेड काहे को होएगा? 0 इज जस्ट ए होल नंबर, नथिंग एल्स, ठीक है? 0 केवल एक ऑड नंबर है। चलिए मेरे दोस्त आगे चलेंगे नेक्स्ट, ठीक? तो ये मैंने आपको सारी चीजें समझाई डिटेल में। सबसे पहले मैंने आपको बताया नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, नंबर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। आप बोलोगे हां जी सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रियल नंबर्स को रैशनल और इरेशनल 2 तरीके से बांटा गया है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P by Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यस कौशिक, ये बात मैंने बोली है, ठीक है भाई? रैशनल इरेशनल को ढंग से समझने के लिए आपको नंबर्स की 3 कैटेगरी बनानी होंगी। एक तो मेरे दोस्तों आपको इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल को मैंने आपको डिटेल में समझाया। आप अपने क्लास नोट्स देखो जो आप खुद से कॉपी पेन में लिख रहे हो। हवा में बातें चल रही तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता इतनी है कि किसी भी चीज को 10 या 15 मिनट तक ही रख सकती है। उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, 3 तरीके से हमने आपको समझाया। आप बोलोगे हां जी सर। इंटीजर्स मेरे प्यारे भाई पॉजिटिव भी, इंटीजर्स को हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया है, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम होल नंबर्स भी कहते हैं, पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। या फिर हम ये कहें कि इंटीजर्स केवल 2 ही टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि 0 तो ऐसा नंबर हुआ जो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को हमने नाम दिया भैया नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। बात समझ में आई? और इस नेचुरल नंबर को हमने 2 अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर जो 2 से कटे, ऑड नंबर्स जो 2 से ना कटे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक? 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 इवन नंबर की परिभाषा को सेटिस्फाई करते। 0 दुनिया के हर नंबर से डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है 2 से भी डिवाइड होगा, और जब 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब 0 एक इवन नंबर हुआ। तो आपसे अगर कोई पूछे 0 क्या है, तो 0 एक इवन नंबर है, 0 एक होल नंबर है। पुष्पिंदर ये बात हमने आपको समझाई है। उसके बाद मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 2 तरीके से बांट सकते हैं। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी हैं, जबकि कंपोजिट नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, मिनिमम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। क्लियर है? प्राइम नंबर्स में मैंने आपको रिलेटिव प्राइम या को प्राइम के बारे में समझाया, ट्विन प्राइम के बारे में समझाया, ठीक है? कंपोजिट नंबर डिटेल में मैंने आपको समझाया, ठीक? अब इसको आप 10-12 बार रिवाइज कर लेना। मैं चाहे तो ये बात महीनों तक पढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई फायदा है नहीं जब तक आप खुद से मेहनत ना करो। आगे चलता हूं मेरे दोस्तों। अब लास्ट केवल आपके सामने एक चीज बची है मेरे प्यारे भाई, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर। किसी बच्चे को इस क्लास में जानकारी है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसी भी बच्चे को इस क्लास में जानकारी है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है? अनीशा कह रहे हैं 1 से लेकर 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है? वेरी गुड अनीशा, आपने अच्छा सवाल पूछा। हमने आपको बताया है कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो बाकी के जो 75 बचे मेरे दोस्तों, वो क्या हुए? कंपोजिट हुए? नहीं। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं? 1 से लेके 100 तक 25 नंबर प्राइम होते हैं। आप बोलोगे यस सर।
बाकी बचे 75 नंबर। उन 75 नंबर्स में से एक तो ऐसा होगा जो ना प्राइम की श्रेणी में आएगा ना कंपोजिट की श्रेणी में आएगा, तो बचे 74 नंबर। 74 नंबर्स मेरे प्यारे भाई आपके कंपोजिट हुए। क्लियर? किसी को कोई समस्या? तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 74 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक, चलिए सबसे लास्ट परफेक्ट नंबर्स, बहुत प्यार से समझिएगा, इस पे सवाल भी आता है और आप हमें बताएंगे वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स, हिंदी में कहते गुणनखंड, फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग, उस नंबर को एक्सक्लूड नहीं करना, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। वो नंबर्स जिनके फैक्टर का सम इज खुद उसी नंबर के बराबर हो, खुद उसी नंबर के बराबर हो। ठीक है मेरे दोस्त, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। परिभाषा में कुछ नहीं रखा, परिभाषा गूगल में, किताबों में, तीसरी क्लास की किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ग्रेजुएट करने के बाद भी नहीं पता कि हम परिभाषा को रटते आए, हम कभी एग्जाम्पल नहीं समझे। एग्जाम्पल पता है तो परिभाषा की जरूरत ही नहीं है। हर किताब में 10 अलग लैंग्वेज में परिभाषा लिखी होती है, सबको रटते फिरोगे क्या है भाई? चले मेरे दोस्त, वो नंबर्स जिनके फैक्टर का जो सम है खुद उसी नंबर के बराबर आ जाए, उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। कैसे समझिएगा मेरे दोस्तों, वो नंबर, सिंपल सी बात है, वो नंबर जिनके फैक्टर का सम खुद उसी नंबर के बराबर आ जाए उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। जैसे सबसे छोटा परफेक्ट, नहीं कोई किसी फॉर्मूले से नहीं आया, ये इंसान ने ऑब्जर्व कर करके, एक एक नंबर को ऑब्जर्व कर करके कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के प्रोग्राम को रन किया, तो कंप्यूटर ने इंसान को बताया कि ये है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है। 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? तो आपका जवाब होगा 1, 2, 3 और 6। ये 6 के फैक्टर्स तो समझते हो, गुणनखंड। फैक्टर्स का मतलब होता है हिंदी में गुणनखंड। 6 के गुणनखंड से क्या मतलब है? वो संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हो उनको हम गुणनखंड, 6 का गुणनखंड या 6 का फैक्टर्स कहते हैं, वो संख्या जो 6 को डिवाइड करती हो। तो मेरे दोस्तों 6 के 4 गुणनखंड हैं, तो 1, 2, 3 और 6। एक बात ध्यान रखना, हर संख्या का फैक्टर 1 तो होता ही होता है और खुद वह संख्या अपना फैक्टर जरूर होती है। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो आपको 6 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना? आप 6 के बारे में बात कर रहे हो तो आपको 6 को एक्सक्लूड करना होगा। जिस नंबर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है आप उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो 6 के फैक्टर्स है मेरे दोस्तों 6 से छोटे। आप इनका सम देखिए, इनका सम क्या आ रहा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 2, 1, 3 और 3, 6। देखो आया ना 6 के बराबर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 6 से छोटे फैक्टर्स का सम खुद 6 के बराबर आ रहा है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर की हिंदी सर, परफेक्ट नंबर की हिंदी है परफेक्ट नंबर। क्या करोगे हिंदी का? आपको व्हाइट हाउस से बुलावा आएगा कि या लौंडे को परफेक्ट नंबर की हिंदी आती, बुलाओ इसे। मैं पूछने लगूं कि आपका नाम रिंकू है, रिंकू की जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंकू तो रिंकू ही रहेगा। कोई तकलीफ, कोई जीभ में दर्द हो रहा है यार परफेक्ट नंबर बोलने में? जीभ में दर्द हो रहा है कोई? तो सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो 6 है, ठीक। 6 के बाद आता है 28। 6 के बाद क्या है? परफेक्ट नंबर 28, ठीक है ना?
मेरे दोस्तों 28 के फैक्टर बताओ कौन कौन से। एक है, एक के बाद एक से कटता है, 2 से कटता है भैया, 4 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है और 28 खुद 28 से कटता है। ये सब प्यारे बच्चे 28 के फैक्टर्स है। तो अब 28 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको खुद 28 को एक्सक्लूड करना होगा। आपको 28 को इंक्लूड नहीं करना है। आप बोलोगे यस सर। तो 28 के फैक्टर्स हुए मेरे प्यारे भाई। इन सभी का सम देखो, 2 और 1 3 4 7 प्लस 7 14 प्लस 14 28, खुद 28 के बराबर आ रहा है। तो 28 एक परफेक्ट नंबर है। इस तरीके से बहुत सारे परफेक्ट नंबर हैं, लेकिन आप केवल इन दोनों को ध्यान रखिए कि एक बार सवाल आया है 28 इज व्हाट परफेक्ट नंबर, दिस नंबर दैट नंबर, तो आप मारेंगे 28 इज ए परफेक्ट नंबर। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, फिर उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद 496 है, 496। आप बोलोगे जी सर। फिर उसके बाद 8128 है। क्लियर है मेरे दोस्तों। और यही सीरीज आपकी आगे तक चलती जाएगी, इसको आपको कोई मतलब नहीं है। ये 2 3 4 नंबर याद कर लीजिए बस, इससे याद है कि आपको जरूरत नहीं है। पहचानने का कोई तरीका नहीं है रवि, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जरूरी नहीं कि गणित की हर चीज का फॉर्मूला बने, ठीक है ना। एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन। आप क्या टॉपिक पढ़ो, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कोई फॉर्मूले वाला टॉपिक नहीं है। फॉर्मूले पढ़ने तो एल्जेब्रा में जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला रट्टा मारिए। नंबर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करके चीजों को बनाया गया है, ना कि फॉर्मूला बना के चीजों को बनाया गया। ऑब्जर्व। नंबर्स में जो है कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, नंबर्स में जान होती है, नंबर्स में एक अलग तरह की आत्मा है, उनकी एक जो है नेचर है। उस नेचर को इंसान ने पहचाना, जैसे इंसान का नेचर है, तो उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाई दी। उन प्रॉपर्टी को एक जो है लोगों ने लिख दिया भाषा में। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो 6 28 496 8128 मेरे दोस्तों, ये सभी परफेक्ट नंबर्स हैं। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, परफेक्ट नंबर्स। आगे चलते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है, परफेक्ट नंबर्स क्या है, आर यू क्लियर नाउ? चलिए ठीक। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है रियल नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटने के लिए बोला, रैशनल एंड इर्रेशनल। आप बोलोगे जी सर, लेकिन रैशनल इर्रेशनल को अच्छे से समझने के लिए हमने बोला कि भैया नंबर्स जो हैं वो बेसिकली या तो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर डेसिमल में होते दशमलव शांत भी हो सकता है, अशांत में, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी। और तीसरा मेरे प्यारे भाई होता है फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, भिन्न। आप बोलोगे जी सर, भिन्न हम कहते हैं। क्लियर? आप बोलेंगे भैया जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको इंटीजर बता दिया है, मैंने आपको डेसिमल एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो अब आपके सामने बचा मेरे प्यारे भाई केवल फ्रैक्शन। तो अब मैं आपको फ्रैक्शन समझाता हूं कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है भैया? फ्रैक्शन मेरे प्यारे भाई, फ्रैक्शन नंबर्स का मतलब मेरे दोस्तों सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन नंबर्स p/q फॉर्म। फ्रैक्शन नंबर का मतलब p/q फॉर्म। कोई भी नंबर अगर p/q फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एक फ्रैक्शन है। बस शर्त इतनी सी है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या रहेंगे, वो इंटीजर्स रहेंगे, इंटीजर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई भी नंबर्स अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो वो एक फ्रैक्शन है। आप सभी लोगों ने देखा होगा 5/3, 11/8, 17/50, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, यही सब फ्रैक्शन है, भिन्न है। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं। फ्रैक्शन को एक्चुअली 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी वाले भाई लिख लेंगे उचित भिन्न।
क्या लिखेंगे? उचित भिन्न, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, बोथ आर रिटन इन P by Q फॉर्म। वेरी गुड रिंकू, कोई फर्क नहीं है। मैथमेटिकली बारीकी से देखा जाए तो रेशनल, सारे ही फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर अपने आप में फ्रैक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, टेक्निकली फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं है, इसको ही फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे फ्रैक्शन नंबर ही रेशनल होते हैं। ठीक है जी, तो फ्रैक्शन को दो पार्ट में बांटा गया, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। किसी बच्चे को पता है क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शन जो एक से कम होते हैं, जिनका मान एक से कम हो, जिनका मान एक से कम हो। वो फ्रैक्शन जिनका मान एक से कम हो, हम उनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान से देखिए, क्या फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसको न्यूमरेटर या फिर हिंदी में अंश कहते हैं। बात पता है आपको? पता, ये बताना पड़ रहा है, छी एट। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम डिनोमिनेटर या फिर हर कहते हैं, डिनोमिनेटर या फिर हर कहते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ये बात समझनी है कि फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिनका मान एक से कम हो, इसका मतलब कि उसका न्यूमरेटर छोटा है, अंश छोटा है, लेकिन हर जो है वो बड़ा है। न्यूमरेटर से बड़ा होगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से बड़ा होगा डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के लिए 3/5, 3/5 क्या होता है? 0.6, एक से छोटा, 3/5। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्लियर है भाई? आप बोलोगे यस सर। 11/30, ठीक है भैया, 1984/6185। तो इसी तरीके से ये जितनी भी हैं जिनका अंश छोटा है लेकिन हर बड़ा है, वो सभी प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। अब अरे बाप रे बाप। ठीक है दोस्त, अब आप हमें बताइए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। वो फ्रैक्शन जिनका मान एक से ज्यादा हो। बस इतनी सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। वो फ्रैक्शन जिनका मान एक से ज्यादा, एक से बड़ा हो, हम उनको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं मेरे दोस्तों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगी जब अंश बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत सही। वो फ्रैक्शन जिनका मान एक से ज्यादा हो, अंश बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 15/7। 15/7 क्या है? 2 पॉइंट समथिंग, एक से बड़ा। मेरे प्यारे भाई समझ में आया? क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? लाइक 100/21, ठीक है भाई, है भाई 843/256। ये सभी क्या है? ये सभी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से बड़ी। ठीक, आप बोलोगे यस सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर आप टेक्निकली देखें तो सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं। ये सब रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, आगे चलें मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर। एक चीज आपको समझनी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों।
उत्पल कह रहे हैं 25/25 क्या है। देखो उत्पल, पहले तो चीजों को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। 25/25 क्या है? कुछ भी नहीं है। 25/25 का मतलब है 1, और 1 को हम इंटीजर कहेंगे। फ्रैक्शन में डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। यस रिंकू, -1/2 इज ऑल्सो फ्रैक्शन। ठीक है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे मिश्रित भिन्न। तो मेरे दोस्तों ये बताइए मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब है प्यारे बच्चे? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है रियल नंबर्स, सॉरी इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। माइनस साइन को हटाइए, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है -2/7, तो ये बताओ क्या है? तो माइनस को छोड़ो, ए भाई इसके बारे में बताओ, 2/7, दिस इज ए फ्रैक्शन। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? आप कैसे बालक हो भाई? दीपक कह रहे हैं सर नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स में रिलेशनशिप बताओ। वाह बेटे, ठीक है भाई। देखिए मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखने की कोशिश की, 5 + 4/9 समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। 5 क्या है? एक इंटीजर है भाई। 5 क्या है? एक इंटीजर है। 4 अगर तीसरी क्लास में या 5वीं क्लास तक ढंग से पढ़ लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती है। तो 5th क्लास का ही सिलेबस, घर में छोटा बालक होगा उसकी किताबों में लिखा हुआ है सब फ्रैक्शन। आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि क्या है ये। 5 + 4/9 बोर्ड का भी नहीं है। 5 एक इंटीजर है, 4/9 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 + 4/9 को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों? बताइए, आपने पढ़ा है 5 + 4/9, 5 सही 4/9, 5 सही 4/9, और इसी को कह देते हैं प्यारे बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 + 4/9 को शॉर्ट में लिखने का इंसान ने एक तरीका बना दिया, 5:4/9। मैं गारंटी से कहता हूं कि 80% बालकों को यह बात पता ही नहीं होगी कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 6 सही 2/7, तो इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग है यहां बीच में प्लस का साइन होता है, 6 + 2/7। बार बार इस तरीके से लिखने में इंसान को तकलीफ होती है, तो इस तकलीफ को कम करने के लिए, इस बात को लिखने के लिए छोटा तरीका बता दिया, 6 सही 2/7। समझ में आया? और 6 + 2/7 है, तो 6 सत्ते 42, 42 में 2 जोड़ूंगा तो 44/7। ये बात पता है? 6 सही 2/7 का मतलब 44/7। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शन जो 1 से कम होती हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनका मान 1 से ज्यादा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन बोथ, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए, वो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएंगी मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा 11 + 7/15, तो ये हो गया जी 11 सही 7/15। इसको इस शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 11 सही 7/15 या 11:7/15, व्हाट इज दिस? दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? नहीं मुकुल, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, निगेटिव का चक्कर नहीं लेना है फ्रैक्शन में। बोलिए। अब दोस्तों मैं आपके सामने इस तरीके से लिखता हूं 18 सही 17/13। क्या ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है बच्चों? क्या ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है? यस हर्ष, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी एक टाइप का मिक्स्ड फ्रैक्शन ही होती है। क्या ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है?
हाँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है, बट इसके लिखने का तरीका गलत है। लिखने का कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ये 18 सही 17/13 ये 17/13 तो आपका एक इम्प्रॉपर चीज हो रही, इसको इम्प्रॉपर वे में नहीं प्रॉपर वे में लिखना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिखने का तरीका गलत है मेरे दोस्तों। 18 सही 17/13 का क्या मतलब है? तो आपका मतलब है 18 + 17/13, ये मतलब है। आप बोलोगे यस सर। ये जब 17 को हम लोग 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13 चला जाएगा, 1 + 4/13 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त ये बताइए कि 18 1 कितना हो गया? 19 हो गया। आप बोलोगे यस सर 19 + 4/13 19 सही 4/13। ये तरीका गलत है, किसी भी फ्रैक्शन को निकलेगा आपको ना तो कभी किताब में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और ना ही आपको लिखना है मेरे दोस्तों। ये सही है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। 17/13 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या अब भी ना समझ में आए तो आप तत्काल प्रभाव से पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, आपके काम की चीज नहीं है ये, ठीक है ना। और काम भरते रहे जीवन में करने के लिए। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 15 सही 6/11 है भाई, 100 सही 11/19, ये सब जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपके सामने, ठीक। आप बोलोगे यस सर। मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, 666/1/7 प्लस 666/2/7 प्लस 666/3/7 प्लस 666/4/7 प्लस 666/5/7 प्लस 666/6/7 बराबर क्या? जवाब दीजिए। रिंकू तुम्हें कितनी बार बोल दिया, जब भी हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव। माइनस साइन को हटा दीजिए। 666/1/7 प्लस 666/2/7 प्लस 666/3/7 प्लस 666/4/7 प्लस 666/5/7 प्लस 666/6/7। बच्चे जोड़ के बता रहे 669। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म नाम की चीज आपके अंदर नहीं बची है। अच्छा 666 आप लोगों ने कॉमन ले लिया ना? है ना? बोल दो, बोलो, मैं भी कुछ सीखूं नया, मेरा दिमाग जा नहीं रहा वहां तक है भाई। 666 आप लोगों ने कॉमन ले लिया। वाह बेटे वाह। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे भैया दिमाग लगाइए, क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है यार? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। 666/1/7। इस बात का मतलब है 666 प्लस 1/7। ये मतलब है इस बात का यार, बीच में प्लस का साइन होता है, बीच में प्लस का साइन है। समझे कि नहीं समझे? मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस का साइन है। ये 666/2/7 क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है 666 प्लस 2/7 का 666 प्लस 2/7 भाई, बीच में प्लस का साइन होता है, बीच में प्लस का साइन होता है। क्या मतलब है इस बात का है भाई? क्या मतलब है आपका? जवाब होगा सर 666 प्लस 3/7। बोलो, इसी तरीके से है ये है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप बताओ, 666 इंटीजर इंटीजर जोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जोड़ ले। जोड़ो कैसे भी, चाहे 5 में 3 जोड़ो, चाहे 3 में 5 जोड़ो, आएगा एक। आगे से जोड़ो, चाहे पीछे से जोड़ो, चाहे बीच से जोड़ो, सेम चीज आती है। क्लियर है? यहां 666 666 666 666 666 1 2 3 4 5 6 666 कितनी बार जुड़ेगा? 6 बार। बोलो भैया,
बोलो। 666 को जब 6 बार जोड़ोगे तो 666 इंटू 6 हो जाएगा, हाँ है ना? कभी तो बताइए। आप बोलोगे यस सर हो जाएगा। अब हम फ्रैक्शन को जोड़ेंगे जी, फ्रैक्शन वाला पार्ट। 1/7 प्लस 2/7 बताओ। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7, इस तरीके से। तो यहां पे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 कितना आ रहा है जी आपका? 21 आ रहा है जोड़ के। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। 21/7 कितना आ गया? 3। जब हम सारी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। 1/7 प्लस 2/7 3 आएगा। 666 की 6 में गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 6 36 3 39 9 3 3996। इसमें 3 ऐड करूंगा तो 3999 इस क्वेश्चन का आंसर है। 3999। समझ में आया? कम से कम जोड़ना तो सीख लेते। 5 मिनट में सही आंसर बताया है। ये भी बताना पड़ रहा है। सभी लोगों को समझ में आया? अब आप लोगों को यस और नो? मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि 45 को 2 से भाग करके बताओ क्या आएगा? जल्दी से, फटाफट। अगर आप 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5 आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरे दोस्त, अगर आप 45 नहीं, चलो 47 लेते हैं। 47 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 23.5, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक डिजिट तक चला, फिर डेसिमल समाप्त हो गया। मैं आपसे कहता हूं 47 को भाग करो 2 की पावर 2 से, कितना आएगा? यानी कि 4 से। 47 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 से। तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 2 होता है 4। 47 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 44/4 तो 11 हो जाएगा। 3/4 0.75, 11.75। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं आपसे कहता हूं 47 को डिवाइड करो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 से। 47 को 2 की पावर 3 8 से डिवाइड करो, बताइए कितना आएगा? तो ये आएगा जी 5.875। कैसे मैंने इतनी जल्दी किया? देखिए ध्यान से सुनेगा। 47 को भाग करना है 8 से, तो मुझे पता है 48 माइनस 1 में इसको लिख सकता हूं। ठीक है भाई। 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 0.125। 3/8 0.375, इसको ध्यान रखिएगा। 48 को 8 से डिवाइड करूंगा 6, 1 को 8 से डिवाइड करूंगा 0.125, तो 6 में से 0.125 घटाओगे तो 5.875 आएगा। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप बोलोगे जी सर। तो आपने एक बात यहां से सीखी कि अगर आप मेरे प्यारे भाई इसको 2 की कितनी भी पावर से डिवाइड करो, चाहे 2 की पावर 1 हो, चाहे 2 की पावर 2 हो, चाहे 2 की पावर 3 हो, चाहे 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 4 हो, 2 की कितनी भी पावर से डिवाइड करो, हमेशा आपका आंसर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में आने वाला है। हमेशा आपका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। सेम इसी तरीके से मेरे दोस्तों कहानी 5 के साथ है। 2 और 5 बहुत स्पेशल नंबर है। 2 और 5, 2 और 5 से किसी भी संख्या को डिवाइड करो, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 47 को 5 से डिवाइड करो तो मेरे दोस्तों कितना आता है? 9.2 है भाई। 5 9.4, 9.4। 47 से 5 की पावर 2 को डिवाइड करो यानी कि 25। 25 से कम 25। क्लियर है मेरे दोस्तों? कितना बचेगा? 22। तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 1.88। आप 47 से 5 की पावर 1 को भाग करो, चाहे 5 की पावर 2 को भाग करो, चाहे 5 की पावर 3 को भाग करो, चाहे 5 की पावर 4 को भाग करो, हमेशा आंसर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। आप समझ पा रहे हैं? 2 और 5 बहुत स्पेशल नंबर है। 2 और 5 क्लियर है?
अगर आप 2 5 के किसी कॉम्बिनेशन से भी भाग करोगे, जैसे 47 को 10 से भाग करो, 10 से, 10 क्या है, 10 2 और 5 का एक जस्ट कॉम्बिनेशन है, 2 गुणा 5। आप बोलोगे जी सर 47 को 10 से भाग करेंगे 4.7, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। अगर आप भाग करते हो मेरे दोस्तों 2 का स्क्वायर इंटू 5 से, यानी कि 20 से, 4 पंजे 20, 47 को अगर आप 20 से भी डिवाइड करने लगो मेरे दोस्तों तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा मेरे दोस्तों 2.35। 2.35 बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, चाहे आप उसको 2 से भाग करो, चाहे आप उसको 5 से डिवाइड करो, या 2 और 5 के किसी भी कॉम्बिनेशन से भाग कर दो। मनीष माहुर कह रहे सर 47 ही क्यों ले रहे हैं? मनीष माहुर, तुम्हारा नाम मनीषी माहुर क्यों है? तुम्हारा नाम महिर मानुस क्यों नहीं है? ये माउस का नाम माउस क्यों है? इसका नाम बिल्ली क्यों नहीं है? अभी ये बोर्ड दीवार पे क्यों है, फर्श पे क्यों नहीं है? अरे भैया मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल पे तो कोई भी ले सकता हूं भाई। हर बार अलग अलग नंबर बदलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे आपका दिमाग पता है। अलग अलग नंबर से एग्जाम्पल बदल दूंगा तो आपका दिमाग इतना ताकतवर है ही नहीं कि आप समझ पाए, आप अलग ही डायरेक्शन में सोचने लगोगे। थोड़ी बुद्धि लगाओ। मैंने क्या शब्द बोला? मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि आप कोई भी नंबर हो दुनिया का, आप उसे 2 की कितनी भी पावर से भाग करो, 5 की कितनी भी पावर से भाग करो, या 2 और 5 के किसी भी कॉम्बिनेशन से डिवाइड करो, हमेशा ही आंसर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। बात समझ में आई? हमेशा आपका आंसर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन 2 5 के अलावा, 2 5 के अलावा बाकी जितने नंबर दुनिया में हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 3 ले लीजिए। 3 मैं आपसे कहूं दोस्त कि जरा डिवाइड करो 49 को 3 से अपनी कॉपी में, क्या आएगा? 49 को डिवाइड करो अपनी कॉपी में 3 से, बताओ करके क्या आता है 49 को 3 से। धर्म आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरी क्लास में एडमिशन लेके भाग करना सीखिए। शांत दशमलव 49 को 3 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 16 तिया 48, 16.333333333333 एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया? बोलो, क्लियर है? आप डिवाइड करो मेरे दोस्तों, दिखाई दे रहा है? आप किसी भी 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से अलावा, 2 और 5 के अलावा आप किसी से भी भाग करो, हमेशा 2 5 के अलावा, 2 5 के अलावा किसी से भी डिवाइड करने पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे हां या ना? बट रिपीटिंग डेसिमल आता है। अरे इस पे सवाल थ्योरेटिकली आते हैं, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया। अब ऐसा मत करने लगना कि ऊपर 45 है तो नीचे जो है आप भाग करने लगो किससे? 3 से, कि सर मैं 45 को भाग करूंगा 3 से, है 3 से 45 पूरा पूरा कट गया सर, 15 आया, कहीं नहीं आया सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेटा ये ऐसा नहीं है कि ये जो है 45 और 3 ये आपस में ऐसे होने चाहिए को प्राइम, कि ये जो है 45 3 को पूरा पूरा डिवाइड ना करे, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर आने चाहिए। जैसे 49 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, जब 3 ही ऊपर नीचे से कट जाएगा तो फिर डेसिमल का मतलब ही क्या रह जाएगा? ऐसा नहीं है। आप जैसे आप 49 को 6 से ही भाग करने लगो,
6 क्या है मेरे दोस्तों? 6 में 2 तो आ रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन 2 के बाद 3 जरूर आ गया। मैं कह रहा हूं 2 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 49 को 6 से डिवाइड करो, 6 48, एक बचेगा, 6 कम 6 4 0, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 8.16666 आएगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर। 45 को 20 को भाग करो मेरे दोस्तों 7 से, क्या आता है जवाब दीजिए? 20 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 6 0, 7 अट्टे 56 है भाई। 2 पॉइंट और ये मतलब ये भी आगे जाके रिपीटिंग ही बनेगा। 20 को जब आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो 2 और 5 के अलावा एक अलग नंबर है। 7 दूनी 14, 6 0, 7 अट्टे 56, 4 0, 7 पंजे 35। उसके बाद मेरे दोस्तों 5 0, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 बच गया। और मेरे दोस्तों 7 दूनी 14 है। और यही चीज फिर बाद में रिपीट होने लगेगी। फिर से 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। अपनी कॉपी में कैलकुलेटर में करके देखे, यही चीज आती रहेगी बार बार। 2.857142, 857 142, 857 142। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। बहुत अच्छी तरीके से ये आपकी बात समझ में आ गई है। शाश्वत कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीप्लाई बेटे, मल्टीप्लाई। कुछ तो सोचा करो, अपनी बुद्धि का भी यूज कर लिया करो। शाश्वत कह रहा है सर 7 बराबर 2 + 5, हो गया तुम्हारा कल्याण, हो गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आप 2 और 5 के किसी भी कॉम्बिनेशन से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन 2 5 के अलावा आप 3 6 7 11 13 15 17 19 31 37 आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, हमेशा आपका आंसर एक रिकरिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक, अब हम आपके सामने सवालों पे आएंगे। अब भी सवाल नहीं करे तो कुछ नहीं हो सकता आपका। पहली बात तो कि इन पे कोई फॉर्मूले वाले सवाल नहीं पढ़ते हैं। जो भी मैंने आपको थ्योरी समझाई उस पे थ्योरेटिकल सवाल बनेगा। सवाल नंबर 1, चाहे आपका कोई स्टेट एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी का पेपर हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? जिसको बारीकी नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा। पूछा यह है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपसे ये पूछा है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, सही स्टेटमेंट है एकदम। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एकदम सही स्टेटमेंट है और बिल्कुल बी। तीसरा, इफ P इंटू क्यू इज इवन, अगर P गुणा Q इवन है देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। ये स्टेटमेंट गलत है। सी वाला, अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट इवन आ रहा है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दोनों को ही इवन होना जरूरी है। अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट इवन आ रहा है तो P एंड Q आर ऑलवेज इवन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी इवन हो गया तो भी आपका इवन ही आएगा। जैसे 4 एक इवन नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, तो भी आंसर आपके इवन की एक ऑड में भी गुणा करो तो भी इवन ही आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। हां जी, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि √2 की आप जो है एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते। सुमर सिंह मीना समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, किसी को इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही इजी सी बात थी मेरे दोस्तों। ये बताइए सवाल नंबर 2 जल्दी से। बहुत बढ़िया। इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि n एक नेचुरल नंबर है तो √n क्या होगा? ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। आइदर ए नेचुरल नंबर और
एन इरेशनल नंबर। या तो अंडर रूट एन एक नेचुरल नंबर होगा या फिर एक इरेशनल नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्तों अगर एन आपका नेचुरल नंबर है तो रूट एन क्या होगा ये पूछा गया। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर एन हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर एन आप परफेक्ट स्क्वायर लेते हो जैसे कि 4, 9, 25 इस तरीके से अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो रूट एन की जो वैल्यू वो नेचुरल आएगी, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 आएगा, 25 का अंडर रूट 5 आएगा। तो ये मेरे दोस्तों अंडर रूट एन का मान नेचुरल नंबर आएगा अगर आप एन को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हो। लेकिन अगर आप एन को आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लेते, कोई आड़ा टेढ़ा नंबर लेते हो जैसे कि 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर आप लेते हो तो रूट एन क्या आएगा, रूट 3 जो कि एक इरेशनल बनेगा, रूट 5 भी इरेशनल बनेगा, रूट 7 भी इरेशनल बनेगा, रूट 11 भी इरेशनल बनेगा, कि आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, सभी अपरिमेय संख्याएं बनेंगी। तो यानी कि एन के मान लेने पर डिपेंड करता है कि रूट एन क्या होगा। रूट एन एक नेचुरल नंबर भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ भाई, बहुत ही बेसिक मतलब बात थी, लेकिन आपको इसमें दिमाग लगाना था। ये बताइए सवाल नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए तभी ये सवाल होंगे। पहला स्टेटमेंट, किसी भी, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, किसी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा। रैशनल नंबर का जब डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या वो टर्मिनेटिंग होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है। भाई रैशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों टाइप के हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी गलत है। भाई रैशनल नंबर तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही टाइप के होते हैं। हां, रिपीटिंग जरूर होते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो रिपीटिंग मोड में होना चाहिए। सौर्य कह रहे एग्जाम्पल, सौर्य घूसा दिखा है, घूसा मार के सारा सौर्य उतार दूंगा। पिछली क्लास में क्यों नहीं थे? 1 घंटे क्या हुआ था? 1 घंटे एग्जाम्पल ही तो लेते, और कितने एग्जाम्पल चाहिए तुमको? ये जो बालक उत्तर बता रहे हैं ये भी तो पढ़ के आए हैं। स्टेटमेंट नंबर सी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये बात तो पूरी तरीके से गलत है। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत दशमलव होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट गलत है, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर? आप बोलोगे जी सर समझ में आया है। ये बताइए सवाल नंबर 4, जवाब दीजिएगा बच्चों, इस सवाल का क्या उत्तर होगा? बहुत प्यारा सवाल है। नहीं सकते में ये सवाल एग्जाम के पूछे हुए हैं। इस क्लासिफिकेशन पे सवाल थ्योरेटिकल ही आता है, सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन ही आता है। जैसे ये थे, ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। सवाल में बोल रखा है कि 110 तक सारे ऑड प्राइम नंबर्स की गुणा की गई है, तो आप बताओ इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 5 बता रहे हैं। तो प्यारे भाई इस सवाल का आंसर होगा 5। समझने की कोशिश करिएगा।
देखिए मेरे दोस्तों, अगर 5 की किसी इवन नंबर में गुणा कर दी जाए, 5 की 2 में गुणा करो, 4 में 6 में, तो आपका जो आएगा वो एंड में 0 आएगा जरूर। 5 के मैं आपसे कहता हूं कि 14 में गुणा कर दो, तो 5 गुणा 14 70। 5 को जैसे ही 2 से गुणा करोगे 0 बन जाएगा। लेकिन 5 की आप ऑड नंबर में गुणा करो, मैं आपसे कहता हूं कि 5 की 11 में गुणा करो, क्या आएगा 55। तो हमेशा जो इकाई का अंक है, नंबर कुछ भी आए, इकाई का अंक 5 ही आएगा। सवाल में बोला 110 तक सभी ऑड प्राइम नंबर की गुणा करनी है, ऑड प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, लेकिन 2 एक इवन नंबर है, आपको लेने हैं ऑड। तो ऑड प्राइम नंबर शुरू होंगे 3 से, 3 है भाई, 5 7 11 13 17, ये सब मेरे दोस्तों आपके ऑड प्राइम नंबर है। इन सब की गुणा करेंगे, सभी ऑड नंबर है, ठीक है क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां 5 आ रहा है मेरे दोस्तों, 5 की कितने भी ऑड में गुणा करते रहो, इकाई के अंक पे 5 ही आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। लेकिन अगर इस सवाल में यह शब्द ना होता तो अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो जाता फिर। इसी तरीके से भाई किसी शिफ्ट में सवाल ये आ गया और अगले शिफ्ट में सवाल ये आ गया, ऐसे ही पेपर सेट होता है। आशुतोष बेटा 5 की किसी भी नंबर में गुणा कर दो, आप 5 की गुणा करके बताओ मुझे 119 में कितना आएगा है भी। तो आप नहीं जानते क्या कि 595 आएगा, यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 ही किसी भी विषम संख्या में गुणा करो, हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। लेकिन 5 की आप इवन नंबर में गुणा करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। अगर मेरे दोस्तों यहां पे प्राइम नंबर्स बोला होता केवल, तो आपको 2 भी लेना होता। प्राइम नंबर होते 2 3 5 7 11 13 17 19, सभी प्राइम नंबर्स की गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे सर जैसे ही 5 को 2 से के साथ गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 0 बनता है, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। फिर इस सवाल का आंसर 0 हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो एक शब्द से ही आपका पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया होगा। हाँ जी भैया ये बताइए सवाल नंबर 5 इसका क्या आंसर है। करिए जल्दी से। पूछा यह है x के किस मान के लिए x प्लस 1 और x प्लस 3 तीनों ही अभाज्य संख्या हैं। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है मेरे दोस्तों जिसके लिए x प्लस 1 x प्लस 3 तीनों ही अभाज्य संख्या है। तो आप बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 0 x की जगह 0 रखेंगे तो 0 तो प्राइम होता ही नहीं है, ना ही 1 प्राइम होता है, 2 बचा। अगर आप x को 2 लेंगे 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5। आप बोलोगे जी सर, तो केवल मेरे प्यारे भाई एक ही रिश्ता ऐसा है जो मेरे प्यारे दोस्तों आपका 2 3 और 5 ये तीनों लगातार प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? किसी को संदेह? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 लगातार प्राइम नंबर कौन से हैं, जवाब दीजिए। ऐसे कौन से 2 लगातार प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे कौन से 2 लगातार नंबर हैं जो प्राइम हैं? केवल दुनिया में 2 ही लगातार ऐसे नंबर हैं, 2 और 3, जो लगातार भी है और प्राइम भी हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बोलो हाँ। 2 और 3, इसके अलावा कभी भी 2 नंबर लगातार प्राइम है ही नहीं। ठीक है भाई, 2 के बाद 3 आता है ना, 2 और 3 दोनों ही प्राइम हो रहे हैं। तो यहां आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं बिना ऑप्शन के, तो आप ये देखेंगे कि दोनों नंबर लगातार है। भाई जाहिर सी बात है, x के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 1 जोड़ के आएगा। अगर ये दोनों नंबर लगातार है तो केवल 2 और 3 ही होगा। x का मान 2 है तो 5 आएगा, 2 3 5। क्लियर है?
आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ये बताइए सवाल नंबर 6, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और आप हमें इसका आंसर दे के रहेंगे, ये बताइएगा। वेरी गुड अमित राज। यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 तीन अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपसे पूछा n के सभी संभावित मानों की संख्या क्या है जहां n एक पूर्णांक है। वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड। यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 तीन प्राइम नंबर्स हैं, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि तीन प्राइम नंबर्स हैं। n स्क्वायर माइनस 33 से जब n स्क्वायर माइनस 31 पे जाते तो 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया मेरे दोस्तों। माइनस 31 से माइनस 29 पे जाना है, 2 बढ़ गया, तो बीच में 2 का गैप है, 2 का। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। और मैंने आपको बताया कि केवल बेटे सवाल में n का मान नहीं पूछा। कैसे बालक है आप, कृपया करके हाथ जोड़ की विनती है, सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बहुत कुछ आता है, पर वो सवाल ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आंसर गलत मार्क करके आ जाते हैं। सवाल में पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। n का मान नहीं पूछा, n के कितने मान संभव हो सकते हैं ये पूछा है, जहां n एक इंटीजर है। अगर ये तीनों प्राइम नंबर्स है लेकिन ये तीनों ही लगातार 2 के गैप पे आ रहे हैं, तो केवल मैंने आपको बताया था एक ही कॉम्बिनेशन भगवान ने सेट ऐसा करके दिया हम लोगों को, 3, 5, 7 जो 2 के गैप पे लगातार आते हैं, लगातार ऑड कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 3, 5, 7 यानी कि 3, 5, 7 के अलावा ये नंबर्स कुछ हो ही नहीं सकते। तो n स्क्वायर माइनस 33 का मान 3 होगा, n स्क्वायर माइनस 31 का मान 5 होगा, n स्क्वायर माइनस 29 का मान 7 होगा। अगर आप यहां गौर से देखेंगे n स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3 है, तो n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 33 प्लस 3 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगा n स्क्वायर। n स्क्वायर का मान 36 हो गया। अब एक बात बताइए, अगर n स्क्वायर का मान 36 है, क्लियर है, तो n की वैल्यू क्या होगी? ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 36 आता हो। नहीं समझ में आया तो बेटा पढ़िए जाके दोबारा से प्राइम नंबर्स क्वेश्चन, यहां मत रुकिए। अगर n स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो n की वैल्यू +6 और -6 दोनों ही पॉसिबल है। n का मान +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, कि सवाल में n को केवल एक इंटीजर बोला है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो n के एक नहीं 2 मान पॉसिबल है, n के 2 मान पॉसिबल है भाई हैं। आज एक पहली क्लास की बात समझ लो, पहली क्लास की मैं आपके सामने लिखता हूं x बराबर √36, √36, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा। ये सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, दूसरा क्वेश्चन,
यदि एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? जवाब दीजिए। क्या इन दोनों सवालों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों सवालों में कोई फर्क है? पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। यह एक इक्वेशन है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि इक्वेशन की जितनी पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही आंसर होते हैं। यहां x की पावर 1 है तो x का एक ही मान होगा। x बराबर अंडर रूट 36। 36 एक पॉजिटिव नंबर है तो 36 पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट 6 ही आएगा प्लस 6। एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो x का मान क्या होगा? x की पावर 2 है तो x के 2 मान होंगे। ऐसी वैल्यू बताओ x की जिसका स्क्वायर करने पर 36 आता हो। आप प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा। चाहे प्लस 6 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 6 का स्क्वायर करो, दोनों का मान ही 36 होता है। तो x का मान प्लस 6 और माइनस 6 दोनों संभव हैं। बताओ, ये चीजें सिखानी पड़ रही हैं आप लोगों को। तो यहां n स्क्वायर 36 है तो n का मान प्लस 6 और माइनस 6 दोनों पॉसिबल है, तो n के 2 मान संभव। ना समझ में रिपीट करके इसको देखते रहो, कई दिनों तक देखना, समझ में आ जाएगा आपको 10-12 दिन में। ठीक है जी, आगे चलिए अगला सवाल। यस, ये बताइए दोस्तों क्या आंसर है इस सवाल का? जल्दी से बताइए। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 प्राइम नंबर का जो योग है मेरे प्यारे भाई 100 है। ओके, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, अगर इनमें से एक संख्या मेरे दोस्तों दूसरी से 36 ज्यादा है तो आपसे पूछा है देन वन ऑफ द नंबर इज, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाई? इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार। तीन अलग अलग प्राइम नंबर है, उनको जोड़ के 100 आ रहा है। इनमें से एक नंबर किसी दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? आपके सामने दोस्त ये ऑप्शन है, समझ पा रहे हैं? देखिए, 3 अलग अलग प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों, 3 अलग अलग प्राइम नंबर है। ये हो गया, ये दूसरा प्राइम नंबर है, ये तीसरा प्राइम नंबर है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इनको जोड़ के 100 आना चाहिए, 100। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। इनमें से कोई एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा, तो आपसे पूछा इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? करो जरा, थोड़ी बुद्धि लगाओ। ऐसे नहीं हवा में करने वाला सवाल नहीं है, लॉजिक आपको निकालना है, लॉजिक। एक बात बताइए, बुद्धि लगाई अगर भगवान ने दी है। इन तीनों को जोड़ के 100 आ रहा है। 100 एक इवन नंबर है, इवन नंबर। आप बोलोगे यस सर 100 एक इवन नंबर है, आप बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ नहीं। दुनिया में जितने प्राइम नंबर हैं सभी ऑड होते हैं, सभी ऑड, केवल 2 को छोड़ के। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13, 17 सभी ऑड नंबर है मेरे प्यारे भाई। 3 प्राइम नंबर हैं, इनका योग 100 है। सवाल को पढ़ो, केवल सॉल्यूशन देख के सवाल भी पढ़ो। तो मेरे दोस्तों ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा। अगर मैं 3 ऑड नंबर को जोड़ दूं तो क्या आना चाहिए? अगर 3 ऑड नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो क्या आएगा? प्रत्यांशु जो आप बता रहे हो क्या इनको जोड़ के 100 आ रहा है? आहा, कितने बेकार बालक हो तुम। अगर भैया थोड़ी बुद्धि लगाओ, दिमाग का प्रयोग करो, रटो मत चीजों को। 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनको जोड़ के 100 आना चाहिए। 100 तो एक इवन नंबर है, सारे ही प्राइम नंबर्स ऑड होते केवल इस 2 को छोड़ के। अगर मैं तीनों के तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लूंगा तो 3 ऑड नंबर को जोड़ के तो ऑड आना चाहिए। ये इवन कैसे आ रहा है? अगर आप दुनिया के 3 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए? इवन आना, ऑड आना चाहिए।
किसी भी तीन ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो ऑड ही तो आएगा भाई। ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, इवन में ऑड जोड़ा वापस ऑड होना चाहिए तो इवन हो रहा है, इसका मतलब गलत है। तो आपको इन तीनों में से कोई एक नंबर इवन लेना होगा, इन तीनों में से कोई एक नंबर इवन लेना ही होगा कि ऑड में ऑड जोड़ेंगे इवन आएगा और इवन में इवन जोड़ेंगे तभी आपका आंसर इवन आ सकता है। यस और नो, यस और नो। आकाश क्या 30 एक प्राइम नंबर है? कृपया करके सवाल को 4-5 बार पढ़ें। ऑड प्लस ऑड इवन होगा, इवन में इवन जोड़ेंगे तभी तो इवन आएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि तीनों है प्राइम नंबर, तीन प्राइम नंबर जोड़ने, भैया क्यों दिमाग खराब कर, तीन प्राइम नंबर है, उनमें से आपको एक इवन लेना ही पड़ेगा और केवल एक ही इवन प्राइम नंबर उस दुनिया में उपलब्ध है, 2, यानी कि एक नंबर आपको 2 लेना है। फिक्स हो गया, ये एक प्राइम नंबर आपको इवन लेना है और एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, यानी कि 2 लेना है। आप बोलोगे जी सर अब आई बात समझ में। अब मेरे दोस्तों यहां बात समझ में आई है, ठीक। तो आप बताओ इन तीनों का सम 100 करना है तो इन दोनों का सम कितना बचा? आपका जवाब होगा सर 98, 98। 2 + 98 तो 100 होता है, 2 + 98 100। आप बोलोगे हां जी सर अब समझ में आया, 98। सवाल में दे रखा है इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है। अगर मैं इसको 36 ज्यादा करूंगा, 2 है, 2 से 36 ज्यादा करूंगा तो 38 होगा। 38 तो प्राइम बनता ही नहीं है, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 36 का गैप होना चाहिए। भाई इन दोनों को जोड़ के तो 98 आएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के तो 98 आना चाहिए, लेकिन इन एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है तो इन दोनों को घटा के 36 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप मुझे दो संख्याओं को जोड़ के 98 आना चाहिए, 98, और इन दोनों के बीच में गैप 36 का कितने का? 36 का होना चाहिए। तो क्या होंगी संख्याएं? भैया थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है x + y = a, और दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दे रखा है, डिफरेंस x - y = b, दो संख्याओं का आपको सम दे रखा है, दो संख्याओं का आपको डिफरेंस दे रखा है। अगर आपको x निकालना है तो दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, जोड़ के आधा कर दीजिए a + b/2। अगर दूसरी संख्या आपको निकालनी तो घटा के आधा कर दीजिए, घटा के आधा करेंगे। भाई इसमें से इसको घटाओ, y - y 2y, 2y बराबर आएगा a - b, तो y का मान a - b/2। आप बोलोगे जी सर समझ में आया? इन दो संख्याओं को जोड़ के 98 आना चाहिए, जबकि इनके बीच का अंतर 36 होना चाहिए। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है, तो 98 + 36 कितना हो गया? 134। तो एक संख्या 134 का आधा 67 है, दूसरी संख्या कितनी है फिर मेरे दोस्तों? आपका 31 है। भाई ये एक बार जोड़ के आधा कर दो और एक बार घटा के आधा कर दो, तो एक संख्या 31 आ गई, एक संख्या 67 आ गई। देखिए इन दोनों का सम 98 है, घटाएंगे तो इन दोनों में बीच में 36 का गैप है। बहुत बिल्कुल बेसिक से, और मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो यानी कि जो तीन प्राइम नंबर्स है मेरे दोस्तों, वो आपके सामने 2, 31 और 67 है। सवाल में पूछा है एक इनमें से एक संख्या कौन सी है, तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा इन तीनों में से, तो इस सवाल का आंसर है नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं है। जिसको ना समझ में आए वो दोबारा से प्राइम नंबर पढ़ो पूरा और तब समझना। मैं इसको 20 बार भी बता दूं आपको नहीं आएगा समझ में। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने भैया जी 8। जवाब दीजिएगा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलिए करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक हमेशा इवन होता है। क्या ऐसा सही है? नहीं तरुण,
आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वन इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं बोलना है। कैसे सही नहीं है? बिल्कुल सही है। आप दुनिया के कोई भी नंबर लिखिए, उनमें से मेरे दोस्तों एक नंबर हमेशा इवन होगा। 5 लिखा, 5 के बाद अगला 6 इवन आएगा, है भाई। आप लिखिए 14, 14 के बाद 15, 14 15 में देखिए एक इवन है। आप दुनिया के कोई भी लगातार नंबर लिखो, उनमें हमेशा ही एक इवन नंबर होगा। हमेशा एक इवन होगा, एक ऑड होगा, ऑलवेज। आप दुनिया के कोई भी दो लगातार नंबर लिखो, गारंटी की बात है एक इवन होगा, एक ऑड होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। हैं जी। दूसरा स्टेटमेंट, पहला तो सही है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n + 1। किसी भी विषम पूर्णांक का जो वर्ग है वो 8n + 1 फॉर्म का होता है। आप किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करो, वो हमेशा 8n + 1 फॉर्म का होगा। आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 है। क्या वो इस फॉर्म का है 8n + 1? 8 × 1 + 1। पहले एग्जाम्पल से कर लेते हैं। हाँ जी, ये 5 ले लेते हैं। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, क्या वो 8n + 1 फॉर्म का है? क्या 25 को 8n + 1 टाइप में लिख सकते हैं? 8 के 24 1 25। अरे वाह, लिख पा रहे हैं। आप कोई भी उठा लीजिए, मैंने 11 उठा लिया। 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या 121 को लिख सकते हो 8 × n + 1 में? 8 × 15 120 + 1 21। अरे वाह, सब लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल है। 0 और 1 दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। किसने मना किया? विकास। ठीक, आगे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा। सवाल है 9। ये बताइए बाबूजी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, और सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के। 9 नंबर। जिसने सवाल बता दे उसकी नौकरी कंफर्म है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ, एक भी तो ऑड नंबर है तो भैया एक लो ना, एक ले लो, क्या दिक्कत है? एक का स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। क्या एक को नहीं लिख सकते? 8n + 1, 8 × 0 0 + 1 नहीं लिख पा रहे क्या? कैसे बालक हो यार आप लोग, थोड़े अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो। हर चीज को मैं बताऊंगा तो इस तरीके से हम 2 साल तक सिलेबस ही निपटाते रहेंगे। कुछ चीजें आपके लिए भी हैं। Which one of the following rational number has non-terminating and repeating decimal expansion? निम्न में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। किसमें है? 1600। 1600 एक ऐसा नंबर है जो केवल 2 और 5 से मिलके बना है। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग। 8 का मतलब 2 का क्यूब, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 50 केवल 2 और 5 से मिलके बना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन 6 ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। कि 6 का मतलब है 2 3 6। 3 आ रहा है मेरे दोस्तों। 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बनता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल होगा जी, सवाल नंबर 10। इसका जवाब दीजिएगा। सुन रहे हैं राज भैया? सुन रहे हैं? कुछ सुनाने लायक बोलो तो सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स p एंड q बोथ ग्रेटर देन 1। 2 इंटीजर्स p और q हैं, दोनों ही एक से बड़े हैं। उनके बारे में ये जो है ये स्टेटमेंट्स कंसीडर करो विच आर रिलेटिवली प्राइम। दोनों स्टेटमेंट दोनों ही जो है इंटीजर वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है ना? आपके पास 2 इंटीजर p q हैं, दोनों ही एक से बड़े हैं, दोनों ही रिलेटिवली प्राइम हैं।
ऑप्शन नंबर 1, बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर्स। क्या ये बात सही है? बोथ, अगर दो नंबर पी और क्यू रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम बोलो या को प्राइम, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर ऐसे नंबर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अगर दोनों नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं तो दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 और 7 दोनों ही नंबर प्राइम है, 5 और 11 ले लो, दोनों ही प्राइम है और दोनों आपस में को प्राइम है। बोथ पी और क्यू मे बी कंपोजिट, यस ये भी हो सकता है, बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख लेता हूं 15 और 28, 15 और 28। ध्यान से देखिएगा, 15 और 28 दोनों ही आपस में कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन दोनों जो है रिलेटिव प्राइम है। 15 और 28 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर होते हुए भी ये दोनों आपस में रिलेटिव प्राइम है, 1 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3, वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड द अदर कॉम्पोजिट। पी और क्यू में से एक अभाज्य दूसरी भाज्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप एक प्राइम नंबर ले लीजिए मेरे दोस्तों जैसे कि 13, और आप एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए जैसे कि 27। देखो 13 और 27 आपस में क्या है? रिलेटिव प्राइम है, जबकि इनमें से एक प्राइम नंबर है, दूसरा कंपोजिट नंबर है। यानी कि इसमें 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर दो नंबर P और Q आपस में रिलेटिव प्राइम है तो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, या एक प्राइम एक कंपोजिट हो तो भी बन जाएगी बात। क्लियर? समझ में आई होगी ये बात आप सभी लोगों को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है जी 11। इस पे विचार करना है आप लोगों को, बताइए। Which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। दो प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है जो कि 2 से बड़े हैं इज डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। हां जी ऐसा है, बिल्कुल है, सही बोल रहे हैं आप। कोई भी दो प्राइम नंबर पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों जो 2 से बड़े हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने प्राइम नंबर पकड़ लीजिए 15 और 19, बीच का डिफरेंस है 4, 2 से डिवाइड होता है अभी। आप पकड़ लीजिए 31 और 37, बीच का डिफरेंस है 6, 2 से डिवाइड होता है। इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन भी है कि प्राइम नंबर हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में होता है। किसी भी प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरे प्राइम नंबर को हमेशा, दूसरा प्राइम नंबर सपोज इस टाइप का होगा। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे, इनके बीच का डिफरेंस अगर इनके बीच निकालने की कोशिश करोगे तो भैया 6n और 6m ये भी 2 से कटेगा भाई, +1 और ये +1 ये भी 2 से कटेगा, और ये 6n और ये 6m ये भी 2 से कटेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही 2 से कटने वाला आएगा। ये पहला स्टेटमेंट सही है, काफी अच्छी बात इन्होंने पूछी है। ऑप्शन नंबर बी, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m, n ए प्राइम नंबर p, if p divides product m into n then p divides either m or n। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, पढ़िए। आपके पास दो डिफरेंट इंटीजर है m और n, ठीक है ना, और एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई p।
अगर प्राइम नंबर p प्रोडक्ट m गुणा n को डिवाइड करता है तो ये तभी पॉसिबल है जब p या तो m को डिवाइड करता हो या n को डिवाइड करता हो। क्लियर? आपके पास एक प्राइम नंबर p है, अगर प्राइम नंबर p m गुणा n को डिवाइड करता है तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये प्राइम नंबर या तो m को काटे या n को काटे, अदरवाइज ये प्रोडक्ट कभी भी p से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। ये सही है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैंने एक प्राइम नंबर लिया है 7। 7 मेरे दोस्तों इसको डिवाइड करता है। 7 को अगर मैं 40 गुणा 21 बोले तो 840 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा है भी। 7 को अगर मैं 40 गुणा 21 से डिवाइड करवाना चाहूं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 का मल्टीपल है, 7 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। If a number is of the form 6n minus 1, n being a natural number, then it is a prime number। ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है। अगर कोई भी नंबर 6n minus 1 फॉर्म का है जहां n एक नेचुरल नंबर है तो ये प्राइम नंबर हुआ, जरूरी नहीं। मैंने आपको बात बोली थी कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होगा। आप किसी भी प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कोई भी नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमेशा ही प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। देर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर सच दैट देर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर्स। ओके, सवालों में बोला 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिनमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। यह भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। केवल एक ही सेट ऐसा है 3 प्राइम नंबर का कि 2 जो एडजेसेंट प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का गैप है। हाँ जी, 3, 5 और 7, केवल ये एक ही सेट है। बात एकदम सही है ये वाली। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने आएगा जी। 11 तक हो गया, 12 ये बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मेंस में आया था दोस्तों। ए बी एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है। ए बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। आप बोलोगे जी सर, यदि ए बी को रिवर्स किया जाता है मेरे दोस्तों तो प्राप्त संख्या बी ए बी एक अभाज्य है। यदि ए बी को रिवर्स करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा बी ए। जैसे 59 को रिवर्स करो 95 आ जाता है ना, 59 को रिवर्स करेंगे 95 हो जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याओं का योग बताइए। मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मेंटली मैनुअली करना होता है, चेक कर करके। आपको 2 डिजिट के प्राइम नंबर लेने, हालांकि आप केवल 2 डिजिट के बारे में बात कर रहे हो तो इजीली निकल भी जाएगा। ठीक है, पहली बात तो इस सवाल का आंसर मेरे दोस्तों कभी ऑड आ ही नहीं सकता, इवन ही आएगा। समझने की कोशिश करेगा, क्यों उसका जवाब भी दूंगा। ए बी एक 2 अंकों की प्राइम संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। तो मेरे दोस्तों ए बी को अगर पलटे तो बी ए बी प्राइम नंबर आता है, तो ऐसी संख्याओं का योग बताइए। समझने की कोशिश करेगा। सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर है 11, सबसे छोटा, लेकिन 11 के में ए और बी दोनों बराबर है, ये नहीं ले सकते। 11 के बाद अगला 13 है, 13 को रिवर्स करेंगे 31, 13 और 31 दोनों प्राइम है। 13 के बाद 17, 17 को रिवर्स करेंगे 71, ये भी प्राइम है। तो आप ये समझ रहे हैं कि यार ये सब ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स को जब आप जोड़ेंगे तो इवन ही आना चाहिए, कभी ऑड नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, 13 31 को जोड़ेंगे तो 44 इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। 17 के बाद 19, 19 का उल्टा 91 होता है। 91 प्राइम नहीं होता, 91 प्राइम होता ही नहीं है। 1 3 1 से 7 से 13 से कटता है भाई, ये तो 19 की कहानी खत्म। 23, 23 का उल्टा 32, ये भी प्राइम नहीं होता 32। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है भाइयों आपके सामने 29। 29 भी जो है आपका प्राइम नंबर, 29 का उल्टा 92 होता है, जो कि 92 प्राइम नंबर नहीं बनता। 29 के बाद 31 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। 31 के बाद हम, क्योंकि 31 का उल्टा 13 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 31 के बाद है भाइयों 37।
37। 37 का उल्टा होता है भैया जी 73। 73 जो कि प्राइम नंबर है। 37 के बाद 41, 41 का उल्टा 14 प्राइम नहीं है। 41 के बाद 43, 43 का मेरे दोस्तों उल्टा 34 प्राइम नंबर नहीं है। 43 के बाद मेरे प्यारे भाई आपका बचा 47, 47 के बाद का उल्टा 74 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो हमने यहां पे कोई चीज मिस कर दी है क्या? 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद मेरे दोस्तों सीधा 29 है। 31 हमने ले ही लिया। 37 हो गया जी आपका। 37 के बाद 41, 14 नहीं है। 43, 34 नहीं है। 43 के बाद 47 हो गया। 74 हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होता। 47 के बाद अच्छा आगे भी चलना होगा, 50 के बाद भी तो चलेंगे। 47 के बाद मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम काफी आगे तक आ चुके हैं। 53 बिल्कुल भी नहीं। 59 बिल्कुल भी नहीं। 61 बिल्कुल भी नहीं है भी मेरे दोस्तों। 69, 61 हो गया। 67 बिल्कुल भी नहीं। 71, 73, 79, यस 79 और रह गया मेरे दोस्तों आपका 79 और उसका उल्टा 97। अब इसके अलावा है नहीं, हम लास्ट तक आखिर तक पहुंच चुके 97 तक चेक करते हुए। 79 और 97 दोनों ही प्राइम नंबर है। अब आप पूछेंगे कि आप हमको कैसे पता चल रहा है कि प्राइम है? क्या कभी किसी पहाड़े में किसी गुणा में 97 आते हुए देखा है? कभी नहीं। ये नंबर किसी से कटते ही नहीं है। हमको पता है, हम बचपन से नंबर के साथ खेलते आ रहे हैं। इसके अलावा और नहीं है। आपसे इन सबको सम पूछा, इन सब का जोड़ पूछा, तो आपको इन सबको जोड़ के बताना है। जोड़ के आपको बताना है। अब इन सबको जोड़ने लगेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। वैसे ही हमारा 1 मिनट लग जाएगा यहां तक सोचने में। पहली बार पेपर में सवाल आएगा तो अब आंसर जोड़ के इवन आने वाला, और तो आएगा नहीं, हटा दिया। फिर यहां पे हम इकाई अंक को जोड़ेंगे। यहां पे 4 है इकाई अंक, यहां 6 है, या 8 है। केवल हम इकाई अंक की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 11 में अगर 24 जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 35 आएगा जोड़ के। तो केवल इकाई अंक को जोड़ दो ना, 1 और 4 क्या आएगा? यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा ना। यूनिट डिजिट देख लो, 3 और 1 4, और यहां पे 7 और 1 8, 4 8 12, 12 का मतलब 2 हो गया। 7 3 10, 10 का मतलब 0 हो गया 2, और 9 7 16, 16 का मतलब 16 2 18, 18 का मतलब 8। केवल यूनिट डिजिट देखो तो आंसर जो भी आए इकाई अंक 8 ही रहेगा। एक ही ऑप्शन है डी 418। यूनिट डिजिट जोड़ लीजिए केवल, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है अब, ठीक है जी। आगे चलेंगे, एक सवाल और लेंगे प्यारे भाई। आप क्वेश्चन नंबर 13 जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या होगा? If m is the number of prime number between 0 and 50 and n is the prime number between 50 and 100, then m minus n is। ये भैया एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है कि 0 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हैं, 15। तो यानी कि m का जो मान है वो 15 है, 15, और n 50 और 100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। तो m माइनस n 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 5। तो इस सवाल का आंसर 5 हो गया। सवाल समाप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हां जी बताइए। करिए जल्दी से। बनाइए भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हम रात को करेंगे। अब आज इतना ही छोड़ते हैं। बाय।